हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? जितने भी आपके करंट एसेट्स होते हैं आपके बिजनेस में और जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ अ वर्किंग कैपिटल, है ना। वर्किंग कैपिटल एक तरीके से अगर टोटल कैपिटल का वो वाला पार्ट जो आप डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका टोटल कैपिटल 1 करोड़ का है, उसमें से आपने 70 लाख के एसेट्स लिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 40 लाख की बिल्डिंग ले ली, 30 लाख का आपका बाकी के एसेट्स हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ में से जो है 70 लाख आपका फिक्स्ड एसेट्स के लिए है और जो 30 लाख आपके बचे वो आप डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेयर करने के लिए। तो ये सारे पैसे जो बिजनेस में साइक्लिकली फ्लो होते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इनको आपको कैसे मैनेज करना है? ऐसा तो नहीं कि आपके बिजनेस में बहुत सारा आइडल कैश रखा हुआ है, आप उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या ऐसा तो नहीं कि जब आपको सप्लायर्स को पैसा देना है उस टाइम पर आपके पास पैसा ना हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बिजनेस में ना आए, इसलिए हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपकी 3 चीज़ें आती हैं: मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, कैश, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज, ये 3 आपके मेन करंट एसेट्स होते हैं जहाँ से आपके पास पैसा आना होता है। ठीक है, अगर आपने पैसे के आने को कंट्रोल कर लिया तो पैसा जाएगा कैसे बिजनेस है वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मेन आपकी होती है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास पैसों की। तो पैसे आने के सोर्स क्या है? एक तो रिसीवेबल्स है और एक इन्वेंट्रीज है। ठीक है, और इन दोनों की मदद से आप मैनेजमेंट करेंगे कैश का। ठीक है, तो कैश के मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस आते हैं उसके, सबसे पहले तो जो भी आइडल कैश है बिजनेस में, ठीक है, वो आप री इन्वेस्ट कर देंगे कहीं पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जो डेटर्स हैं उन्होंने आपको जो है 20,000 रुपीज़ दिए, लेकिन आपके जो क्रेडिटर्स हैं जितने भी, वो उन सबका हिसाब क्लियर है। अभी 20,000 रुपये आप क्या करेंगे? अपने बिजनेस में से रख नहीं देंगे, उसको कहीं ना कहीं अगर रॉ मटेरियल खरीद लेंगे। अगर रॉ मटेरियल कम रेट में मिल रहा होगा तो आप ज़्यादा स्टॉक करके रख सकते हैं। ठीक है, या आप किसी बिजनेस के कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अपने पैसे को, आइडल पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कम्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ कैश। फिर मैनेजिंग कैश फ्लोज, कब कितना पैसा आना है, कब कितना पैसा जाना है, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ पैसा जाना है, ये सारा जो फ्लोज हैं आपके। देखो, फ्लोज 2 टाइप के हो गए, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। इनफ्लोज मतलब पैसा बिजनेस में आना, आउटफ्लो मतलब पैसा बिजनेस से जाना। ठीक है, तो इन दोनों को मैनेज करना। फिर प्लानिंग ऑफ कैश, प्लानिंग मतलब आप अगर 1 अप्रैल है आज, तो आप पहले से ही प्लान कर लोगे कि अप्रैल मंथ में आपको कहाँ कहाँ पेमेंट्स करनी है, कहाँ कहाँ से पेमेंट्स आपको रिसीव करनी है। ठीक है, तो ये आपका प्लानिंग हो जाएगा। फिर है ऑप्टिमाइजिंग कैश लेवल्स। कैश लेवल्स ऑप्टिमाइज करना मतलब एक मिनिमम अमाउंट देखना कि आपके पास हमेशा कितना पैसा बिजनेस में होना चाहिए इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजिंग कैश लेवल। ठीक है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितना पैसा बिजनेस में लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना कैश लेवल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका अम्ब्रेलास का बिजनेस है, ठीक है, तो आपके लिए पीक सीजन होगी रेनी सीजन। तो रेनी सीजन से कुछ मंथ्स पहले आपके पास बहुत सारा कैश अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और अगर इन द मंथ्स ऑफ हम लोग देखें मई जून, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है रेनी सीजन वाले जो अम्ब्रेलास होते हैं उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो उस टाइम पर अगर आपके पास कम कैश भी अवेलेबल होगा बिजनेस में तो चल जाएगा, है ना, आपको ज़्यादा कैश इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस टाइप का जो पूरा ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करते हैं, इस टाइप की हम लोग जो प्लानिंग्स करते हैं वो सारा आप करते हैं ऑप्टिमाइजिंग कैश लेवल्स में। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट कैश, मैनेजमेंट ऑफ कैश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स मतलब रिसीवेबल्स में आपके आते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आपको मिलता है रिसीवेबल्स। ठीक है, अब रिसीवेबल्स में क्या क्या आप एनालिसिस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब आपको कितना सामान उधार पे बेचना है। ठीक है, अगर आप अपना सारा सामान उधार पे ही बेचेंगे तो आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो टोटल सेल्स में से कितना सेल्स यू कैन अफोर्ड कि आप क्रेडिट पर सेल करें, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट एनालिसिस करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। क्या स्टैंडर्ड सेट करने हैं आपको, किन लोगों के साथ आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करने, किन लोगों के साथ कैश ट्रांजेक्शन्स करने। ठीक है, अगर आपके
कोई बहुत अच्छे कस्टमर है, कोई बड़े लेवल के कस्टमर्स जो आपको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते रहते हैं चीज़ें, तो आपको उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए क्रेडिट रिलेशन मेंटेन करने ही पड़ेंगे। वेयर एज अगर कोई न्यू कस्टमर बना है तो उसके साथ आपको कैश रिलेशन ही रखने चाहिए। तो किस लेवल के स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करेंगे इन केस ऑफ क्रेडिट, तो वो इसमें कवर होंगे। क्रेडिट टर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप उधार पर जो सामान खरीदते बेचते हैं उस टाइम आप कौन से फॉलो करेंगे, ठीक है। जब आप सामान उधार पे खरीदते हैं तो आप ज़्यादा रूल्स फॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज यू आर द पर्सन हु हैज़ टू पे द अमाउंट, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स, ठीक है, तब जो आप रूल्स बनाएंगे वो मतलब आपके पास पावर होगा रूल्स बनाने का, ठीक है। तो कितने टाइम में सामने वाले को आपको रिसीव करना है पैसा, ठीक है, मतलब जैसे 2 महीने के लिए क्रेडिट देना है, 1 महीने के लिए क्रेडिट देना है, 3 महीने के लिए क्रेडिट देना है, तो ये पूरे जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो 100% क्रेडिट नहीं देते, 50% क्रेडिट 50% कैश, तो ये आपकी क्या पॉलिसी है क्रेडिट को से लेकर, वो पूरा आपका क्रेडिट टर्म्स में आएगा। फिर कलेक्शन पॉलिसीज़ मतलब कलेक्शन किस तरीके से करेंगे, लाइक अगर आपको पहले रिमाइंडर देना है किसी को तो आप किसके थ्रू देंगे, आप लेटर भेजेंगे, आप मेल करेंगे, आप फ़ोन करेंगे, मतलब आपके क्या लेवल्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कोई पैसा नहीं दे रहा है तो यू विल जस्ट सेंड अ मेल, अगर मेल का भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तभी पैसा नहीं आया तो यू विल कॉल हिम, अगर तब भी नहीं हो रहा तो यू हैव टू विजिट हिम, ठीक है। तो आपके क्या लेवल्स रहेंगे, किस टाइप के पर्सन से किस टाइप से आप पैसे लेंगे, कलेक्ट करने का क्या टेक्निक्स है आपकी, वो सारी आएंगी कलेक्शन पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। अब इस चीज़ को पूरा कंट्रोल करना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, मैं उनको तो पैसा देती जा रही हूँ लेकिन मेरे डेटर्स मेरे को पैसा नहीं दे रहे, बिजनेस में आ नहीं रहा मेरे पैसा। तो इन दोनों चीज़ों को, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैनेज करने को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। मूविंग ऑन टू लास्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपका आ जाएगा सारा जितना भी रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड जो गोडाउन में आपके पास स्टोर है, ठीक है, वो सारा आएगा आपका इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्रीज को आपको अगर वो करना है कि आप कितना इन्वेंट्री मेंटेन करो, कितना ऑर्डर दो, ठीक है, एक टाइम पर आप कितना ऑर्डर दे सकते हो एज योर, मतलब आपका बिजनेस किस कंडीशन में है, किस लेवल पे, उसके लिए एक एनालिसिस आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस, ठीक है, EOQ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2SO/C, ठीक है, जहाँ पर S का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड यूनिट्स आप कितने यूज़ करते हो साल भर में, यूनिट्स जितने आपके सेल होते हैं वो एस्टिमेशन है ये, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि इस साल कितने यूनिट सेल होंगे, बट एक एवरेज अमाउंट नंबर हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। O इज कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर यूनिट, एक ऑर्डर कॉस्ट करने के आपको कितना पैसा पड़ रहा है, और फिर दूसरा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, मतलब कॉस्ट प्राइस में उस वो जो ये वाला जो आपका अमाउंट है, ठीक है, जो आपका ये कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग था, ये टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, ठीक है, उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिलेगा Q मतलब क्वांटिटी मिलेगी आपको कि एक बार में आप कितने यूनिट्स जो है ऑर्डर करने चाहिए आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बुक स्टोर है तो आपको एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कितनी बुक्स आप स्टोर कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इसके हिसाब से हमारे जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है, कितना स्टॉक रखना चाहिए, कितना नहीं बिक रहा है, ये सारा जो मैनेजमेंट है ईजिली इससे पॉसिबल है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।